Hello friends, I Amit Kumar welcomes you to weekly current affairs on Pade Chalo. Today we will discuss here August first week important news which are important for the various examinations. Please watch this video till end. If you watch this video one time completely, I am definitely sure that you will not need to read any current affairs book. After video, please check the link below the video where PDF of this discussion is available. Also, please don't forget to subscribe my channel and that is Pade Chalo. Okay, let's discuss the news of this week. The first news is about Shri APJ Abdul Kalam, our former president of India. The news is APJ Abdul Kalam Memorial in Rameswaram. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को रामेश्वरम में जो कि तमिलनाडु में है अब्दुल कलाम जी का एक मेमोरियल का उद्घाटन किया। उन्होंने एक कलाम संदेश वाणी नाम से एक बस चलाई जो एक एग्जीबिशन बस है जो कि यहाँ से चलकर पूरे देश के राज्यों में सफर करती हुई 15 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेगी जो कि 15 अक्टूबर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी जो कि कलाम जी उनका जन्म दिवस है। ओके, तो प्लीज रीड केयरफुली एवरी पॉइंट अलोंग विद मी। PM Modi inaugurates on 27 July 2017. Okay, I have already discussed. PM flagged off the Kalam Sandesh Vahini, एक बस एक एग्जीबिशन बस है। Shall travel across various states of the country and reach Rashtrapati Bhavan in New Delhi on 15 October 2017, which marks the birth anniversary of the former president. Okay, ये हमारे कलाम जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं स्टैचू, इसका उन्होंने उद्घाटन किया मोदी जी ने। ए वेरी टैलेंटेड पर्सन। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। अगली न्यूज क्या है दोस्तों? ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड रॉकेट डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट। ईरान ने जो एक ऐसे रॉकेट का ऐसे रॉकेट को डिजाइन किया और उसे लॉन्च किया जो कि सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या किया? फिनिक्स रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। फिनिक्स शिमरो का उसका नाम है, लेकिन फिनिक्स उसका पर्शियन में नाम है। ईरान ने फिनिक्स रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अनुसार क्या है? ईरान के अनुसार क्या है? फिनिक्स रॉकेट अंतरिक्षी कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने में सक्षम है, यानी कि एलिजिबल है। उत्तरी ईरान के शेमनान में एक नई अंतरिक्ष केंद्र का परीक्षण किया गया है। उत्तरी ईरान। ओके, वर्ष 2009 से अब तक ईरान में बने 5 रॉकेटों का परीक्षण किया जा चुका है। 5 रॉकेट का ये कर चुके हैं निरीक्षण। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है कि 250 किलोग्राम का सैटेलाइट 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। दोस्तों 250 किलोग्राम का सैटेलाइट 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ट्रंप प्रशासन ने हालांकि इसकी निंदा करी है और कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये आप इसकी देख सकते हैं, ईरान का ये सैटेलाइट ले जाने वाला मिसाइल है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। प्लीज डिस्कस एवरी पॉइंट अलोंग विद मी। आई एम रीडिंग। इट्स Iran most advanced satellite carrying rocket Shimro into space on 27 July 2017। ठीक है, शिमरो को ले जाने में सक्षम है। शिमरो मीन्स फोनिक्स इन पर्शियन। ठीक है, पारसी भाषा में इसका मीन क्या है शिमरो का? फोनिक्स। द लॉन्च टुक प्लेस एट द इमाम खोमेनी नेशनल स्पेस स्टेशन इन सेमनान, 220 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तेहरान। तेहरान के 220 किलोमीटर ईस्ट में है ये। इन्होंने बताया है कि इस स्टेशन से, क्या नाम है? खोमानी नेशनल स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया सेमनान। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट न्यूज इज इंद्र कुमार के बारे में एक न्यूज है। ये जाने जाते हैं दोस्तों सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर है कि ये अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी कई फिल्में
हैं जो सुपरहिट रही हैं, जैसे कि वांटेड में ये सलमान खान के साथ रहे, और तुमको ना भूल पाएंगे में ये सलमान खान के साथ रहे, और बहुत ही कम उम्र थी इनकी, 40 साल की उम्र में ये हमें छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से इनका शरीर में ऐसी बीमारियां हो गई थी जिसका इलाज हो पाना संभव नहीं हुआ, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये क्या है इनके बारे में न्यूज। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये। द बॉलीवुड एक्टर बेस्ट नोन फॉर शेयरिंग द स्क्रीन विद सलमान खान के साथ ज़्यादा शेयर करते थे स्क्रीन, पास्ड अवे ऑन 28 जुलाई 2017, ही वाज 44 ईयर्स ओल्ड। 44 साल के थे। मूवी उन्होंने वांटेड की, तुमको ना भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज जो है सागर वानी के बारे में। सागर वानी क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है केंद्रीय मंत्री हैं, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने 27 जुलाई 2017 को सागरवानी ऐप की शुरुआत की। मोबाइल ऐप है दोस्तों, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा, सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी मछुआरों और अन्य संबंधित लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, जैसे कि वहाँ पे तूफान तो नहीं आ रहा समुद्र में, या फिर कोई आने वाली ऐसी फिनोमिना है, ऐसी घटना है, उसकी पहले चेतावनी इस ऐप पर दी जा सकेगी। वर्तमान में परामर्शों का विभिन्न सेवा केंद्रों और सहयोगी के माध्यम से साझेदारों के बीच प्रसार किया जाता है। अभी क्या होता है फिलहाल कि जैसे कि हमें किसी गांव में संदेश पहुंचाना है, किसी शहर में संदेश पहुंचाना, तो रिलेटिव को बोल दिया कि ये सूचना वहां पर जाकर दे देना। लेकिन आजकल क्या करते हैं, फोन से ही हम सूचना दे देते हैं कि ये घटना वहां पर हो गई है, या इस तरह की कोई न्यूज है। ठीक है, इसी तरह के ये ऐप का डेवलपमेंट किया गया है। इससे क्या होता था कि सेवाओं के प्रसार में देरी हो जाती थी। ठीक है, परामर्शों का प्रभावी और समय पर प्रयोगशाला से सीधे प्रसार करने हेतु यह एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली ऐप सागरवानी विकसित की गई है। यह ऐप मछुआरों की आजीविका और समुद्र में सुरक्षा संबंध में परामर्श और लोगों को चेतावनी देगा। जैसे सुनामी की चेतावनी देगा, तूफान की चेतावनी देगा, बादल वर्षा इत्यादि की चेतावनी ये पहले ही दे देगा, जिससे कि उन्हें अपनी जान बचाने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी ऐप बनाई है मछुआरों के लिए, या फिर लोकल जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन, we have already discussed about the Harshvardhan. He is the Union Minister of the Science and Technology. On 27 July 2017, launched Sagarwani mobile app on the occasion of the Foundation Day of the Ministry of Earth. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ का फाउंडेशन डे भी है 27 जुलाई को। ठीक है, ये भी एक अच्छी न्यूज है, इसको भी ध्यान रखना। The portal was launched with an aim to alert the coastal communication about tsunami, storm, rain, cloud, इट्स। अभी जैसे मैंने बताया, सुनामी की सूचना देने के लिए, कोई तूफान की सूचना देने के लिए, बारिश की और बादलों की सूचना देने की, इत्यादि सूचना देने के लिए ये सागरवानी ऐप का लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज। पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ रिजाइंड। दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता में हलचल क्यों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके बारे में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा गेट मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद के अयोग्य ठहरा दिया, और उनके मैटर को सुनवाई के लिए NABC यानी कि नेशनल एंड ये है भ्रष्टाचार रोधी अदालत, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, भ्रष्टाचार रोधी अदालत के पास भेज दिया। नवाज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और दुबई में गैर हाजिर नॉन डिक्लेयर संपत्ति होने का अंदेशा है, ऐसा पनामा पेपर से लीक हुआ है। ऐसा पनामा पेपर से लीक हुआ कि इन्होंने बहुत सारी संपत्ति अलग अलग देशों में, दुबई में, लंदन में, या ऐसी ऐसी जगह ले रखी है, लेकिन उसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। यह मामला 6 महीने के अंदर निपटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये एक्चुअली मामला है क्या, 1990 के दशक में उस समय करप्शन के जरिए लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा है। जब नवाज शरीफ 2 बार पीएम बने, एक बार तो 1990 में बने, 1990 से 1993 के बीच बने, और दूसरी बार 1997 से 1999 के बीच बने। उस समय इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और खूब प्रॉपर्टी बनाई। इस प्रॉपर्टी का खुलासा 2016 में पनामा पेपर लीक मामले में हुआ। इन प्रॉपर्टी में लंदन स्थित 4 महंगे फ्लैट स्थित हैं। अब यह सब होने के बावजूद देखो उनकी बेटी क्या कहती है। उनकी बेटी कहती है 2018 में हम फिर आएंगे और रोक सको तो रोक लो, यानी कि खुला चैलेंज है दोस्तों।
रोक सको तो रोक लो। भ्रष्टाचार करने की बात भी ऐसी बातें कहते हैं लोग, बात कमाल की बात है। ठीक है, लेट्स डिस्कस एवरी पॉइंट अबाउट द मिस्टर नवाज शरीफ। Nawaz Sharif resigned following a decision by Pakistan Supreme Court to disqualify him from office on corruption charges. I have already discussed about this. It was the third time that Nawaz was unable to complete his term in the chief executive. यह तीसरा समय है जो उन्होंने अपना टर्म पूरा ही नहीं किया। 1900 मैंने बताया 1990 से 1993 के बीच था, एक 1997 से 1999 के बीच था, और एक अब है जो चल रहा है इनका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी अदालत to file a reference in an accountability court in 6 weeks and the case must be completed within 6 months। यानी कि इनके अगेंस्ट में फाइल जो होनी चाहिए 6 सप्ताह के अंदर फाइल चार्ज हो जानी चाहिए, कोर्ट के अंदर पेश हो जानी चाहिए, और 6 महीने में केस का निपटारा हो जाना चाहिए। ठीक है, इट इज आल्सो डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू इशू ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द नवाज क्वालिफिकेशंस। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी आदेश दिया कि उन नवाज के डिस्क्वालिफिकेशन होने का एक तुरंत ऑर्डर निकाला जाए या नोटिफिकेशन निकाला जाए। ये नवाज शरीफ की फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला मैटर जो इसी से रिलेटेड है पनामा पेपर्स के बारे में। पनामा पेपर्स दोस्तों, हम पनामा पेपर्स डिस्कस करते हैं। पनामा पेपर्स है क्या? देखिए, पनामा जो है पनामियन कंपनी है, पनामानियन कंपनी, इसकी कंपनी है मोसेक फोंसेका। क्या नाम है इसका? मोसेक फोंसेका। ये ये मोसेक फोंसेका कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी द्वारा क्या है, मोसेक फोंसेका कंपनी द्वारा किया हुआ 1 करोड़ 15 लाख गुप्त फाइलों का भंडार है इसके अंदर। 2016 में इन दस्तावेजों से यह पता चलता है कि किस प्रकार मोसेक फोंसेका के ग्राहक अपने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने के साथ टैक्स का भी भुगतान नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और टैक्स का भुगतान नहीं करते। इसके पेपर्स लीक होने की घटना के चर्चा में रहने का मुख्य कारण इसके लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर लोगों, राजनीतिक हस्तियों और उनके रिश्तेदारों का नाम शामिल है। इसी वजह से ये न्यूज में रही। पनामा पेपर्स के बारे में दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, क्या इसका मैटर है, और कौन कौन इसके अंदर फंसा। हमारे देश के अमिताभ बच्चन, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो इसमें पनामा पेपर्स में दोस्तों शामिल हैं, यानी कि इस घोटाले में शामिल हैं कि इन्होंने हमारे देशी करेंसी को वहां जाकर लीगल बनाया या घाटे में दिखाई और टैक्स देने से बचे रहे। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे देश में जाते हैं और एक फर्जी कंपनी खोल लेते हैं और यहाँ का पैसा उस कंपनी में लगा देते हैं। तो उससे उन्हें क्या है, टैक्स रिबेट मिलती है कंपनी में पैसा लगाने के लिए, और फिर उस कंपनी को घाटे में दिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक फर्जी कंपनी जो बनाई उन्होंने, उसके द्वारा जो घाटे में दिखाया गया पैसा, वो जो उसमें जो टैक्स लगता है उस पैसे पर, वो उनका टैक्स बच जाता है। इस टैक्स को बचाने के लिए ये सब लफड़े करते हैं। तो इस सब का खुलासा इन्होंने पनामा पेपर्स ने किया। और क्या जो इन्होंने इन्होंने क्या, जिसकी संपत्ति अपने देश में ना होकर दूसरे देश में है और उसका उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया, वो भी ब्लैक मनी में आता है। ठीक है, उसका भी डिटेल्स पनामा पेपर्स में है। नवाज शरीफ इज द सेकंड हेड। एक्चुअली में क्या है कि ये दूसरे ऐसे हेड हैं कंट्री के जिन्होंने इस्तीफा दिया है पनामा पेपर्स मामले में आने के बाद। पहला पहला जो मामला है वो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सिगमुंदुर गुन्नुलगोसन। ये पहली कंट्री के हेड ऐसे हैं जिन्होंने पनामा पेपर्स में नाम आने के 2 दिन के बाद ही अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, देखिए ये डिटेल्स दे रखी है इसके बारे में। देखिए कितना है एंटाइटल इन्वॉल्व। 2,14,488 members are involved in this Panama Papers. 200 plus countries or territories are involved. Oh, you can understand what is this. 11.1 million documents leak. 12 current or former country leaders involved. 29 Forbes listed billionaires name. देखो दोस्तों कितने बड़े लेवल पे घोटाला हो रहा है। कोई भी लोग टैक्स देना नहीं चाहते तो कहाँ से करेगा देश विकास? बताओ कैसे करेगा? गरीब लोगों से चूस लो सब कुछ।
It is a massive leak of 11.5 million documents of Panamanian law firm Mossack Fonseca. The documents were revealed in April 2016 that how the clients of Mossack Fonseca were able to launder money, dodge sanctions and avoid tax. ये सब लफड़े करने के लिए तो करते हैं ये सब. World's richest and eminent politicians and celebrities are and their kith and kin are involved. यानी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से, राजनीतिक लोगों में से और सेलिब्रिटीज में से और उनके रिश्तेदार तक इन्वॉल्व है. यानी कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, केवल इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते. दोस्तों अगली न्यूज है मंत्रा के बारे में. मंत्रा क्या है? एक मानव रहित टैंक विकसित किया है डीआरडीओ ने. ठीक है, मानव रहित यानी कि बिना किसी आदमी के चलेगा ये टैंक. ये एक्चुअली में ये टैंक एक रिमोट द्वारा चलाया जाएगा. इस तरह की कामयाबी मिली है भारतीय सेना को, डीआरडीओ को, जो बिना किसी व्यक्ति की मदद से रिमोट द्वारा चलेगा. इन सब से इसमें इसे जो है सबसे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा. दोस्तों सेना द्वारा अलग अलग परिस्थितियों और अपेक्षाओं से इस टैंक का परीक्षण किया जा सकता है, किया जा रहा है. इसकी सहायता से 15 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है. 15 किलोमीटर काफी दूर होता है. 15 किलोमीटर से ही नजर रख लेंगे दुश्मन पे और बिना किसी आदमी हमारे मानव क्षति के, यानी कि इंसानों की क्षति इसमें नहीं होगी, रिमोट से संचालित होगा. ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा मंत्रा. इंडिया फर्स्ट अनमैन टैंक, यानी कि ऐसा पहला टैंक है ये जो बिना मनुष्य के चलेगा, केवल रोबोटिक चलेगा. डीआरडीओ लॉन्च्ड ऑन 29 जुलाई 2017. डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया, डीआरडीओ ने बनाया. Please read carefully. The tank was tested and validated at Mahajan Fields firing range in Rajasthan under dusty desert condition in 52 डिग्री सेल्सियस. दोस्तों इसे टेस्ट कहाँ पर किया गया? महाजन के क्षेत्रों में टेस्ट किया गया, राजस्थान में. राजस्थान के रेतीली इलाके में जहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस था दोस्तों, वहाँ पर भी इसका टेस्ट सक्सेसफुली हुआ. It has surveillance radar and integrated camera along with laser range finder that can be used to spy a 15 kilometers ground test. इसके अंदर ऐसा कैमरा लगा है जो 15 किलोमीटर दूर भी अपने दुश्मन की निगरानी रख सकता है. ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर ऐसे रेडार है, अगर कोई 15 किलोमीटर की रेंज में कोई दुश्मन आता है उससे ये चौकन्ना कर देगा. इसके अंदर क्या 3 वेरिएंट्स है. एक तो मंत्रा एम, मंत्रा एन और मंत्रा एस. ये 3 वेरिएंट्स में क्या है? मंत्रा एम का क्या काम है? मंत्रा एम जो है माइन डिटेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि जो लैंड माइंस हैं या कोई और तरह की माइंस हैं उनको डिटेक्ट करेगा ये मंत्रा एम. और मंत्रा एन क्या डिटेक्ट करेगा? न्यूक्लियर रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स डिटेक्शन करेगा, यानी कि ऐसी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन तो नहीं है 15 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे कोई बायोलॉजिकल वेपन्स तो नहीं है. ठीक है, एक तरह से जासूस, ये एक तरह से जासूस है इनमें, रोबोटिक जासूस, रोबोटिक स्पाई. मंत्रा एस क्या है? अनमैन्ड सर्विलांस है, यानी कि बिना किसी व्यक्ति के चलेगा. ये तीन इसके वेरिएंट्स हैं. ठीक है, मंत्रा के बारे में आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारी जो है सुरक्षा से, हमारे देश की सेना से जुड़ा हुआ है मामला है और आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस तरह के मामले. तो हमें इस तरह के मामलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. केवल इसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो हमें ध्यान हो जाएगा. वैसे भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगली न्यूज़ के बारे में आगे चलते हैं. जियो पारसी, एक्चुअली में क्या एक पारसी समुदाय है जो विलुप्त होने की कगार पर है और सरकार ने एक योजना चलाई है ताकि पारसियों को बचाया जा सके, वो विलुप्त न हो. या तो ये विलुप्त, या तो ये इनकी संख्या कम होती जा रही है या पलायन कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने हमारे देश ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है जियो पारसी. ठीक है, तो ये इसमें इसकी किसने उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी ने. मुख्तार अब्बास नकवी जो है सेंट्रल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर. ठीक है, एक्चुअली में ये जो है जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 का आरंभ किया गया है. फेज 1 पहले ही हो चुका है. फेज 1 में क्या था, उसे सफलता मिली थी, उसमें 101 नए बच्चों का जन्म हुआ था पारसी समुदाय के. ठीक है, इन्होंने फेज 2 का उद्घाटन किया है. उन्होंने कहा है कि पारसी समुदाय का भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान रहा है और पारसी समुदाय अपनी संस्कृति संस्कार के लिए हमेशा से ही अन्य समुदायों के लिए एक रोल मॉडल रहा है. पारसी समुदाय ने ऐसे कई महान लोग दिए हैं जो भारतीय निर्माण के आर्किटेक्ट रहे हैं. भारत में पारसी समुदाय की धरती
जनसंख्या को रोकने के लिए, यानी कि घटती जनसंख्या जो है इनकी से रोकने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जियो पारसी योजना चलाई है। एक्चुअली में क्या है, जैसे कि टाटा मिस्त्री हैं, टाटा चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, वो भी पारसी थे। इस तरह की जो पारसी समुदाय के लोग हैं इकट्ठे जा रहे हैं देश में, उसको बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना चलाई है। प्लीज रीड कर एवरी कंटेंट गिवन बाय मी। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑन 29 जुलाई 2017 लॉन्च द जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 इन मुंबई। ठीक है। Parsi community has immense contribution in the national building and has been a role model for other communities for its culture and tradition. एम क्या है इसका, स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है। टू कंपोनेंट्स इसके अंदर लिए हैं, मेडिकल असिस्टेंट दी जाएगी उन लोगों को, एडवोकेसी दी जाएगी, काउंसलिंग दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो इस देश को छोड़कर ना जाएं और या अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। ठीक है। Geo Parsi publicity phase 1 was initiated in 2013 and has been successful. 101 babies have been born through Geo Parsi scheme. Organization publishing the scheme through outreach program like seminars, workshop, publicity, brochures, Parsi journals and other awareness campaign. ठीक है, यानी कि इनके लिए इन जियो पारसी प्रोग्राम को चलाने के लिए सेमिनार्स आयोजित किए जाएंगे, वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, इसकी पब्लिसिटी की जाएगी, ब्राउचर्स निकाले जाएंगे, इसके लिए पारसी जर्नल्स निकाले जाएंगे एंड और अदर अवेयरनेस कैंपेन इनके बारे में चलाए जाएंगे, जिससे लोगों के बारे में इनको जानने की जानकारी हो और इन लोगों में अवेयरनेस हो अपने समुदाय को बढ़ाने की। ठीक है दोस्तों, और देश को ना छोड़कर जाने की, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे देश के कल्चर और ट्रेडिशन में। अगली न्यूज़ है दोस्तों, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फरारी के जर्मन चालक हैं सेबेस्टियन वेट्टल ने 30 जुलाई 2017 को हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। हंगेरियन ने, हंगेरियन खिताब मतलब इस खिताबी जीत के लिए के साथ ही वेट्टल ने विश्व चैंपियनशिप की रेस में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली, यानी कि ये ऊपर ज्यादा चले गए हैं, यानी कि शीर्ष पर की स्थिति हो गई। ठीक है। हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2017 सेबेस्टियन वेट्टल ने जीती, जो कि जर्मनी की है, फ्राइवरी ड्राइवर है और 30 जुलाई 2017 को उन्होंने ये रेस जीती। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। 10वीं न्यूज है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या पर आधारित न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान टू होल्ड टॉक्स ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों सिंधु जल समझौते के बारे में हम सब जानते हैं। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। इसमें क्या है, 6 नदियां हैं, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियों में क्या है, देखो ये देख सकते हैं आप, इंडस, झेलम और चिनाब, इन सब का पानी वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और हमारे हिस्से में आएगा रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी। और इन नदियों का 20% पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे हिस्से में आई थी रावी, ब्यास और सतलज नदी, लेकिन इन नदियों का 20% पानी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका हम 4% भी यूज नहीं करते। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो है पाकिस्तान इस पे अपना पूरा कब्जा समझता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से है। ये समझिए आप, इसका जो इंडस सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में है, और तिब्बत का कब्जा किस पर है, चीन का कब्जा है। और ये भारत से होती हुई, अफगानिस्तान से होती हुई यहाँ पर ये, और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में बहती है, यानी कि पूरे पाकिस्तान को सिंधु नदी पानी पिलाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं ये इंडस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या है, भारत ने कहा कि हम ये संधि तोड़ देंगे अगर उसने हमारे देश पर आक्रमण किया है या हमें धमकी दी। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, हमारा देश एक 2 प्रोजेक्ट बना रहा है, किशनगंगा और राटेल 2 प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स को बताया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने का पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है वर्ल्ड बैंक के सामने। ऑब्जेक्शन क्या किया है कि इंडिया ये अपने प्रोजेक्ट बना रहा है और हमें पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि हम प्यासे मर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है। प्रोजेक्ट्स का नाम क्या है, किशनगंगा राटेल नेम। द टॉक्स विल होल्ड एट वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर
इन वाशिंगटन अंडर द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। भारत और पाकिस्तान दो हाइड्रो पावर परियोजनाओं किशनगंगा एवं रैटल के लिए बातचीत करेंगे। ठीक है, इस बार 1960 को लेकर यह बातचीत जो है 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत 31 जुलाई को विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन में आयोजित की गई। विश्व बैंक में भारत और पाकिस्तान के मध्य यह बैठक पाकिस्तान द्वारा भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं पर उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए आयोजित की गई है। पाकिस्तान ने वर्ष 2016 में विश्व बैंक के सामने जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा शुरू की गई हाइड्रो पावर परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर आपत्ति जताई थी। इसने डिजाइन को लेकर आपत्ति जता दी। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था, जिसने इस बंटवारे की मध्यस्थता की थी। बंटवारे किसकी? पहले 1947 में हुआ था जमीन का बंटवारा और 1960 में हुआ था पानी का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हमें इसकी अनुमति दे दी है। हम लोग जो है किशनगंगा और राटेल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान had approached the World Bank in 2016 raising concern over the designs of the two projects located in Jammu and Kashmir। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ये पाकिस्तान में हुई थी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के कौन थे उस वक्त, फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच जल संधि हुई थी, जिसमें भारत को 3 नदी और पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। इसके अनुसार क्या था, 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि जल वितरण किस प्रकार किया जाएगा एक विवादास्पद प्रावधान था तथा जिसे निश्चित किया जाना था, लेकिन जो अभी तक निश्चित ही नहीं किया गया। ठीक है, अब विश्व बैंक ने क्या है 2 अगस्त 2017 को सिंधु जल संधि के तहत भारत को झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर किशनगंगा और राधल जल विद्युत परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दी। लेकिन भारत में माना जा रहा है कि इस मामले में भारत को किसी तीसरे पक्ष की इजाजत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से इजाजत है। गौरतलब है दोस्तों कि भारत की 2 परियोजनाओं के डिजाइन पर पाकिस्तान ने ऐतराज किया था। यही 2 परियोजनाएं वाली पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में स्थित 2 पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर चिंता जताते हुए विश्व बैंक का रुख किया था। पाकिस्तान द्वारा यह मांग की गई थी कि 57 वर्ष पुराने जल का जो वितरण है उसके समझौते के तहत दोनों देशों के बीच मध्यस्थ विश्व बैंक का विश्व बैंक इन चिंताओं के समाधान के लिए एक मध्यस्थता अदालत का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि इस समझौते का सुलझाना किया जा सके। एक मध्यस्थता अदालत का गठन किया जाए और भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं वे तकनीकी हैं और इस मामले को जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि इसका फैसला करे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं पॉइंट। It was designed in Karachi on 19 September 1960 by Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru and President of Pakistan Ayub Khan. That president called the Field Marshal of the Pakistan. It was brokered by the World Bank। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। According to the agreement, India was given control over 3 eastern rivers, namely Vyas, Ravi and Satluj, while control over the 3 western rivers, namely Indus, Chenab and Jhelum was given to Pakistan। इंडिया का ये रहन क्या हुआ पाकिस्तान पे कि इसने 3 नदियों का पानी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जो कि भारत से होकर गुजरती हैं। तीनों नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लग जाएगा कि अगर बांध वगैरह बनाए। अगर बांध नहीं बनाएगा तो भारत में फिर त्रासदी आ जाएगी। इसीलिए हर सोच समझ के किए जाते हैं फैसले, बहुत बड़े लेवल के फैसले हैं, कहने से कुछ नहीं होता। एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस वाटर। यानी कि सिंधु नदी का केवल हम 20% पानी यूज करते हैं, जबकि हम जो है 4% यूज नहीं करते दोस्तों, सारा का सारा पाकिस्तान में बह जाता है। हम लेकिन हमें इजाजत कितना है 20% यूज करने की। अगर हम 20% भी यूज करें ना तो भी पाकिस्तान रोने लगता है। द ट्रीटी वाज ए रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान फियर दैट
Since the source river of India basins were in India, it could potentially create droughts and famines in Pakistan, especially at the time of war. यदि पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो भारत जो है अपने पानी का इस्तेमाल करेगा और ये ऐसी योजना बनाएगा जैसे पाकिस्तान को पानी ना मिले। तो पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है। सबक सिखाना भी पाकिस्तान को जरूर है, क्योंकि ये सुधरता ही नहीं है, अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता। ठीक है, तो अगली न्यूज पे बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगली न्यूज क्या है? फॉर अरब एमिरेट्स, फॉर अरब स्टेट्स फॉर डायलॉग्स विद कतर। देखो क्या है, खाड़ी देशों में राजनीतिक संकट झेल रहे हैं कतर। कतर से 4 देश, अरब देश ने कुछ शर्तों के साथ बातचीत करने पर सहमति जताई है। बहरीन के विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने कहा है कि कतर अगर आतंकवादियों को दी जाने वाली धनराशि पर पूरी तरह रोक लगाने, दूसरे देशों के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के अलावा 13 का 13 सवालों का समुचित जवाब देने को तैयार होगा, तो चारों अरब देश उनके साथ बातचीत करने के लिए सहमत है। एक्चुअली में क्या, ईरान जो है, कतर जो है, ये आतंकवादी को फंड करता है। तो इसका सभी लोग को ऑब्जेक्शन है, सभी देशों को ऑब्जेक्शन है। इस ऑब्जेक्शन को लेकर अगर इसने आतंकवादी को फंड देना है, उनको सहायता करना कैंसिल कर दिया या रद्द कर दिया, तो हम इसकी हालत शायद कर देंगे, ऐसे 4 देशों ने कहा है। ये 4 देश कौन कौन है? एक तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। दीज नेशंस आर ready to for dialogue with the condition of Qatar will show genuine willingness to stop funding to terrorism। ठीक है दोस्तों, क्या अगर यदि इसने टेररिज्म को फंडिंग देना बंद कर दिया तो इसकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से 4 देश थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट स्प्राइट्स लॉन्च्ड बाय इंडियन रॉकेट। भारतीय रॉकेट पीएसएलवी द्वारा हाल ही में विश्व के सबसे छोटे यान को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। स्प्राइट्स नाम के इस छोटे उपग्रह का आकार 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि बहुत छोटा है। इसमें रेडियो सेंसर एवं कंप्यूटर लगाया गया है। प्रत्येक उपग्रह सौर ऊर्जा से संचालित है तथा प्रत्येक उपग्रह का वजन 4 ग्राम है। ऐसे ऐसे कई सारे उपग्रह इन्होंने भेजे हैं। इसका निर्माण कार्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा किया गया है, जिन्हें जर्मनी के 2 उपग्रहों मैक्सवेलियर एवं वेंटा द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, ये जो है स्प्राइट्स नाम का एक उपग्रह है। ठीक है, कितना छोटा, 3.5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा। इसे पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, जिसकी वजन कुल 4 ग्राम है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, स्प्राइट्स। ठीक है, known as sprites, these tiny satellites are just 3.5 centimeter into 3.5 centimeter and carry radio sensors and computers, and each device is powered by sunlight and weight is just 4 gram। ठीक है, the next news is about Shashikant and Payal, the great youngest person who won the gold medal, and another lady is winner of the सिल्वर मेडल इन द वुशु चैंपियनशिप मलेशियन में। देखिए मलेशिया में एक चैंपियनशिप हुई है, जिसकी वुशु चैंपियनशिप। दोस्तों वुशु जो है एक जूडो कराटे की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन रहा है। ये झारखंड के हैं दोनों। शशिकांत ने स्वर्ण पदक जीता और पायल ने जबकि रजत पदक जीता है। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा प्लीज। Payal Shashikant won the gold medal. Payal won the silver. Wushu is like a martial art like judo, karate, taekwondo. It is less popular than martial art, but the craze is increasing between youth। ये देखिए, ये है my cursor is moving on the head of Miss Payal। She is the winner of silver medal in the Wushu।
and he is the Sashikant. He won the gold medal in Wushu. He is the less than martial art, but it is increasing as people are likes it. ओके, ये इस तरह का होती है वुशु चैंपियंस मार्शल आर्ट की तरह। हमारे झारखंड के दो नवयुवकों ने इसमें पदक जीता। मलेशिया में आयोजित हुई थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। दोस्तों, अगली न्यूज अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका ने क्या किया है? यूएस टेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आफ्टर नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च। नॉर्थ कोरिया बहुत दिन से धमकी दे रहा है अमेरिका को, ठीक है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, एक इंटरसेप्टर मिसाइल की उन्होंने टेस्टिंग की है। उत्तरी कोरिया ने 28 जुलाई 2017 को उत्तर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जिसे बोलते हैं आईसीबीएम का फिर से परीक्षण किया। उत्तरी कोरिया का इस माह में दूसरा परीक्षण है, तो अमेरिका बौखलाया हुआ है इससे। अमेरिका ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया का यह 12वां परीक्षण है। मिसाइल 1000 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जापान के समुद्र में जा गिरी। इनकी जो मिसाइल इन्होंने टेस्टिंग की है ये वाली, यहाँ से अगर यहाँ से कोई हमला करता है पाकिस्तान पे, तो इसकी मिसाइल यहाँ से अमेरिकन मिसाइल ये उड़ेगी और उसे अपने क्षेत्र में आने से पहले नष्ट कर देगी। इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं इसको। तो इन्होंने जो टेस्ट किया मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान के समुद्र में जा गिरी अमेरिका की। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका की तमाम कोशिशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया जो है अमेरिका कई बार चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और बार बार मिसाइल परीक्षण करता रहता है। तो देखो ये समझिए जैसे कि ये अटैकर है और ये सर्वाइवर है। तो ये आक्रमण कर रहा है इस पर, इसने पहले मिसाइल छोड़ी, तो इसको पास एक सिग्नल मिल जाएगा। उस सिग्नल से ऑटोमेटिकली ये लॉन्च हो जाएगी मिसाइल और डायरेक्ट उसी दिशा में आएगी जहाँ से ये सिग्नल आ रहा है और इसको मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगी। इसे बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। ये इसका नाम क्या है? थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे ये एरिया को डिफेंस कर देगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी थार्ड रखा गया है। इंटरसेप्टिंग मिसाइल, ए सिस्टम हैज ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 100% मिशन सक्सेस इन फाइट टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, इसका 100% सफलता हासिल की। हालांकि हमारे देश में भी इस तरह की मिसाइल्स हैं। तो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो थार नाम की एक मिसाइल है। ऑन जुलाई 30 2017 अमेरिका टेस्ट ऑफ द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार, जिसका नाम है थार। इट इज केम आफ्टर नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ऑन 28 जुलाई 2017। और नॉर्थ कोरिया ने कब किया? 28 जुलाई को किया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अमेरिका ने भी दिखा दिया कि बेटा तुम्हारे पास अगर आक्रमण करने के लिए तो हमारे पास भी रक्षा करने के लिए हथियार हैं। थर्ड इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है जो वहां से छोड़ गई आक्रमण करने वाली है, जैसे नॉर्थ कोरिया छोड़े तो। इट यूजेस हिट टू किल टेक्नोलॉजी वेयर काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय द इनकमिंग मिसाइल। जैसे मैंने आपको बताया इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है, यानी कि यहाँ से इसकी ऊंचाई जो 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। यानी कि अगर कोई मिसाइल 150 किलोमीटर ऊंचाई तक आ रही है तो ये उसे वहां तक मारने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज़। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसे एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मोर एज पॉसिबल फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू।